Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 8 का मैथ का जो पहला वाला चैप्टर है परिमित संख्याएं यानी रेशनल नंबर, उसके बारे में जानकारी लेके आया हूं कि उस पार्ट में क्या है और कौन कौन से नियमों का अपन को पालन करके सवालों को करना होता है। आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि समृद्ध कैसे अपन लोग किसी सेट को समृद्ध वाली कंडीशन को फॉलो करवाते हैं, सचरण नियम कैसे लागू होता है, क्रमन्वय नियम कैसे लागू होता है, योगात्मक तस्मक क्या होता है, गुणात्मक तस्मक क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे पता करते हैं। ये सब बातें अपन लोग यहाँ इस चैप्टर में समझेंगे रेशनल नंबर में, परिमित संख्याओं में। तो आइए देखते हैं अपन लोग कैसे सबसे पहले अपन लोग समृद्ध गुणधर्म को कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करते हैं कि इस समुच्चय में समृद्ध गुणधर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है और संक्रियाओं के सापेक्ष कैसे वो काम करता है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे संख्याओं के समुच्चय के समृद्ध होने का गुणधर्म की जांच कैसे करें। अगर अपन लोग प्राकृत संख्याओं को लेते हैं तो प्राकृत संख्या अपन लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये होती हैं, जिसे अपन लोग कैपिटल एन से नोट करते हैं। ये एक समुच्चय है जिसे अपन लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर समृद्ध होने की शर्त अपन लोग देखेंगे तो यहाँ बात सिंपल सी आती है कि जिस ऑपरेशन को अपन लोग यहाँ लागू करते हैं इन नंबर्स में, अगर वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो नंबर्स जो बनता है वो भी इसी में आता है तो वो समृद्ध कहा जाता है उस ऑपरेशन के सापेक्ष, उस संक्रिया के सापेक्ष। जैसे अगर धन का चिन्ह अपन लोग यहाँ पे यूज करें नंबर्स में, धन का योग वाला नियम अपनाने पर अपन देख सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो अपन जान सकते हैं कि वो इन्हीं में से कोई ना कोई बन जाएगी। इसका मतलब जो प्लस के सापेक्ष है ये प्राकृत संख्याएं समृद्ध होती हैं। ऐसी अंतर वाली बात आती है, अगर अपन लोग अंतर इन संख्याओं में लगाएंगे तो संख्याएं नेगेटिव बन जाएंगी और नेगेटिव संख्याएं प्राकृत संख्याओं में नहीं आती हैं। इस कारण से यहाँ जो माइनस है मतलब ऋण जो है उसके सापेक्ष ही संख्याएं समृद्ध नहीं होंगी। तीसरी बात आती है गुणा वाली। तो गुणा वाली में अपन लोग जानते हैं कि अगर गुणा अपन लोग प्राकृत संख्याओं में लगाते हैं तो गुणा करने के बाद जो संख्याएं बनेंगी वो सभी प्राकृत संख्याओं में ही आ जाएंगी। इसका मतलब गुणा के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं समृद्ध होती हैं। अगर भाग की बात करें अपन तो अगर इन संख्याओं में भाग लगाते हैं अपन लोग, भाग के ऑपरेशन लगाते हैं तो ये संख्याएं बटे में बन जाएंगी और बटे वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं भाग के सापेक्ष समृद्ध नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं से ही जनरेट होती हैं। पूर्ण संख्याओं में अगर जीरो और मिला दिया, चूंकि प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो और मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में यही बात लागू होती है कि ये योग अगर लगाते हैं इसमें तो ये सभी ऑपरेशंस जो योग के सापेक्ष काम करेंगे, ये सभी नंबर्स, तो जो भी बनेगा नंबर वो इसी में से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्याएं योग के सापेक्ष समृद्ध होती हैं। अगर अपन लोग माइनस का साइन यूज करते हैं यहाँ पर तो अंतर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन वाली संख्याएं आ जाएंगी जो कि पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब ऋण के सापेक्ष पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं होती हैं। अगर गुणन की बात अपन लोग करते हैं तो गुणा जब लगाएंगे इन नंबर्स में तो इन्हीं में से कोई नंबर फिर बन जाएगा गुणा करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं गुणन के सापेक्ष समृद्ध होती हैं। अगर भाग की बात करते हैं तो भाग में अगर अपन यहाँ यूज़ करते हैं तो भाग में बटे वाली संख्याएं बन जाएंगी और बटे वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं भाग के सापेक्ष समृद्ध नहीं होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अपन लोग पूर्णांकों पर आते हैं। तो पूर्णांकों पर जब बात करते हैं तो यहाँ 0 से 1 2 3 नंबर्स आते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं आती हैं। साथ में सभी नंबर्स के नेगेटिव साइन वाली नंबर्स भी आते हैं, जैसे कि 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4 लाइक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अगर संक्रियाओं को यहाँ लगाते हैं, अगर प्लस को अपन यूज़ करते हैं पूर्णांक संख्याओं में तो प्लस के सापेक्ष जो भी नंबर्स बनेंगे वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो प्लस के सापेक्ष समृद्ध होती हैं। अगर अपन लोग अंतर की बात करते हैं तो माइनस चिन्ह जब लगाएंगे तो भी संख्याएं सब इन्हीं में से बन जाएंगी। इसका मतलब ऋण के सापेक्ष भी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो समृद्ध होती हैं। अगर गुणन की अपन लोग बात करते हैं तो गुणा जब इन नंबर्स में लगाते हैं तो गुणा करने पर भी जो नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई बनेगा। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो गुणन के सापेक्ष भी समृद्ध होती हैं। अगर भाग की बात करते हैं तो अगर भाग इनमें यूज़ करते हैं अपन लोग तो भाग को यूज़ करने पर क्या होगा, बटे वाली संख्याएं बन जाएगी और बटे वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, इसलिए ये पूर्णांक संख्याएं भाग के सापेक्ष समृद्ध नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग परिमित संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो परिमित संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको p/q बटे के फॉर्म में अपन लोग बदल सकते हैं, जहाँ हर भी एक पूर्णांक होता है और अंश भी एक पूर्णांक होता है और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त है परिमित संख्या होने की, मतलब जिन संख्याओं को बटे के फॉर्म में मतलब p/q वाले फॉर्म में बदल सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को अपन परिमित संख्याएं कहते हैं।
तो अब यहाँ बात ये आती है कि परिमित संख्याएं अपन जानते हैं कि कौन कौन से संख्या के सापेक्ष ये फॉलो कर सकते हैं समग्र नियम को। देख सकते हैं योग के सापेक्ष अगर बात करते हैं तो परिमित संख्याएं जोड़ने पर भी एक परिमित संख्या बनती है। इसका मतलब योग के सापेक्ष ये परिमित संख्याएं समृद्ध होती हैं। ऐसे ही अंतर है, अगर दो परिमित संख्याओं का अंतर करते हैं तो जो भी संख्या बनेगी वो परिमित संख्या बनेगी। इसका मतलब परिमित संख्याएं माइनस के सापेक्ष मतलब ऋण चिन्ह के सापेक्ष भी समृद्ध हैं। गुणा की बात करते हैं तो परिमित संख्याओं का गुणा फिर से एक परिमित संख्या होती है। इसका मतलब परिमित संख्याएं गुणा के सापेक्ष भी समृद्ध होंगी। अगर भाग की बात करते हैं तो यहाँ भाग में एक बात, यहाँ सिचुएशन दो सिचुएशन यहाँ पर आती है भाग में। जैसे अपन देख पा रहे हैं कि अगर भाग में अगर अपन लोग माइनस जीरो वाले साइन को लेते हैं, माइनस प्लस तो होते ही हैं, अगर इसमें जीरो अपन लोग एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित है बटे में जीरो आ जाएगी और बटे में जीरो आने पर वो परिमित संख्या नहीं बन पाएगी। इसका मतलब अगर परिमित संख्याओं में अपन लोग जीरो को लेते हैं तो फिर भाग के सापेक्ष परिमित संख्याएं समृद्ध नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर परिमित संख्याओं में से अगर जीरो को अपन लोग हटा देते हैं तो वो भाग वाला जो ऑपरेशन है वो इसके सापेक्ष समृद्ध हो जाएगा। मतलब परिमित संख्याएं भाग के सापेक्ष समृद्ध हो जाएंगी अगर उसमें जीरो नहीं लेते हैं परिमित संख्याओं में तो, और अगर जीरो लेते हैं तो फिर भाग के सापेक्ष वो समृद्ध नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि अगर संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये अगर फर्क पड़ता है तो क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा, और अगर क्रम को बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑपरेशन के सापेक्ष, किसी ऑपरेशन के सापेक्ष, तो वहाँ क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे अपन देख पाते हैं कि अगर नंबर्स की बात चलती है, जैसे प्रगट संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक है, परिमित संख्याएं, तो सभी नंबर्स में बात आती है कि जोड़ करने पर अपन लोग क्रम को बदलते हैं अगर प्लस के सापेक्ष तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके ऐड में। मतलब अगर a प्लस बी कर दिया जाए या फिर b प्लस a कर दिया जाए तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब यहाँ योग के सापेक्ष जो है क्रम विनिमय नियम लागू हो जाएगा। यहाँ पर जो o है वो एक ऑपरेशन है। अगर अपन लोग यहाँ माइनस की बात करें तो माइनस में अपन जानते हैं कि ये सेम वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम ऋण के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। गुणा की बात करें तो गुणा में अपन जानते हैं कि अगर a का b में गुणा करें या b का a में गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात होगी। इसका मतलब गुणन के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम लागू होता है। और भाग की बात करें तो अपन लोग जान सकते हैं कि भाग में a बटे अगर b लिखते हैं और b बटे a लिखते हैं तो कभी बराबर हो नहीं सकते इस सिचुएशन में। इसका मतलब भाग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। तो ये सभी नंबर्स में ये रहता है। प्रगट संख्याओं में भी यही बात आएगी, पूर्ण संख्याओं में भी यही बात आएगी, पूर्णांक में भी यही बात आएगी और परिमित संख्याओं में भी यही बात आएगी। चलिए अब देखते हैं अपन लोग साचरी नियम को देख लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ को देख लेते हैं। तो समुच्चयों के लिए साचरी नियम होने का गुणधर्म क्या होता है, इसके लिए 3 नंबर्स की जरूरत यहाँ पे पड़ती है अपन को, ABC। तो ABC जब लिखते हैं तो यहाँ पे ऑपरेशन लगती है नंबर्स के बीच में। तो यहाँ ऑपरेशन लगाने का और साचरी का मीनिंग क्या होता है कि 2 नंबर्स को एक साथ लिया जाए, पहले 2 नंबर्स को एक साथ ले लें या लास्ट वाले 2 नंबर्स को एक साथ ले लें, ऑपरेशन लगा रहेगा तो उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उससे अपन लोग साचरी नियम को कहते हैं। या ओ का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कुछ भी यहाँ पे ओ का मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं साचरी नियम में कौन कौन सी ऑपरेशन लागू होती हैं वो देखते हैं। अगर अपन लोग यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो प्लस के सापेक्ष ये बात सच हो जाती है। अगर a प्लस b पहले जोड़ लेते हैं और c बाद में जोड़ते हैं, या फिर b प्लस c पहले जोड़ लेते हैं उसमें a बाद में जोड़ते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो सेम आएगी दोनों साइड की। इसका मतलब प्लस के सापेक्ष जो प्रगट संख्याएं हैं, मतलब सभी नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, साचर्य होते हैं। अगर माइनस की बात करूं तो माइनस में अपन जानते हैं कि माइनस लगाने पर ये नंबर सेम वो साइड नहीं आ पाएंगे। अगर मैं ओ की जगह पे माइनस लगा दूंगा तो साचर्य नियम ऋण के सापेक्ष फॉलो नहीं होगा, काम नहीं करेगा। अगर गुणा की बात करता हूँ तो गुणा में भी अपन जानते हैं कि अगर 3 नंबर्स के गुणा कर रहे हैं और 2 नंबर्स को पहले गुणा कर लेते हैं और लास्ट के 2 नंबर्स का बाद में गुणा करते हैं एक साइड, तो यहाँ पे सिचुएशन ये आती है दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो मतलब गुणा के सापेक्ष भी साचर्य नियम लागू हो जाता है। तो ये सभी नंबर्स में यही होता है कि योग और गुणा के सापेक्ष साचर्य नियम लागू होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि योगात्मक तत्समक क्या होता है। तो योगात्मक तत्समक एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको किसी में जोड़ा जाए तो कोई फर्क ही ना पड़े, तो उसे अपन योगात्मक तत्समक कहते हैं। तो योगात्मक तत्समक होता है 0। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक वह संख्या होती है जिसका अपन लोग किसी में गुणा करें और कोई फर्क ही ना पड़े, वो होती है 1। यानी किसी में गुणा करने पर 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुणात्मक तत्समक 1 होता है और 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब योगात्मक तत्समक 0 होता है। किसी भी संख्या का जब अपन लोग योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो साइन उसका साइन बदल जाता है। जैसे किसी संख्या a का अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो -a हो जाएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे योग तत्समक आएगा 0।
अगर -a का योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो वो a हो जाएगा। जैसे a का योगात्मक प्रतिलोम -a होता है, वैसे -a का योगात्मक प्रतिलोम a होता है। मतलब उसका साइन जो होता है संख्या का वो बदल जाता है योगात्मक प्रतिलोम बनाने में। अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात चलती है तो उसमें संख्या को उल्टा किया जाता है। तो a/b का अगर गुणात्मक प्रतिलोम बनाया जाएगा तो वो b/a हो जाएगा, और जब इनका गुणा किया जाता है तो वो 1 आता है। तो इनका देखो अपन योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम का जब गुणा करते हैं तो इनका दोनों का मल्टीपल 1 आता है। अब वितरण नियम आता है, तो वितरण नियम के बारे में अपन लोग जानते हैं कि वितरण नियम 2 प्रकार के होते हैं। एक वाम तरफ से अगर वितरण करते हैं तो वाम वितरण नियम कहलाता है, और दक्षिण तरफ से अगर वितरण करते हैं तो वो दक्षिण वितरण नियम हो जाता है। ये प्लस पे भी अलाउ होता है और माइनस पे भी अलाउ होता है। अगर इंटू और प्लस के हिसाब से करते हैं तब भी अलाउ है, और इंटू और माइनस के हिसाब से यूज़ करते हैं तब भी ये अलाउ होता है। जैसे अगर वाम तरफ से वितरण करते हैं तो देख सकते हैं अपन लोग a.b+c है, तो देखो a वाम तरफ से वितरण हो रहा है, देखो a.b + a.c हो रहा है ना वाम तरफ से यहाँ पे वितरित। वैसे ही दक्षिण वितरण नियम में दक्षिण तरफ से वितरण होगा, तो दक्षिण में अगर a लिखते हैं देखो तो ये b.c a हो जाएगा और c.a हो जाएगा। तो ये दक्षिण तरफ से देखो वितरण कर रहा है नंबर्स के साथ, ये a वितरित हो रहा है, इसका मतलब ये दक्षिण वितरण नियम है। तो ऐसे प्लस के लिए यूज होता है, वैसे माइनस पे भी ये फॉलो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करते हैं। अपन लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं को अपन लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये संख्या निश्चित है 1 से आएंगी, मतलब 1 साइड होंगी, एक तरफ ही ये संख्या रेखा पर आएंगी 1 2 3 4 इस तरह से लाएंगे। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, पूर्ण संख्याओं में 0 और आ जाता है, तो अपन लोग वहाँ पे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं नंबर लाइन को, संख्या रेखा को। तो 0 1 2 3 4 ये हो सकता है संख्या रेखा पर। अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं, तो 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी, और साथ में उनके सभी के नेगेटिव मार्क्स भी आएंगे। 1 का -1 और 2 का -2, 3 का -4, 4 का -4, 5 का -5, मतलब उनके नेगेटिव नंबर्स भी जाते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर इस तरह से नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं की बात आती है। परिमेय संख्याओं को अपन लोग संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उन्हें लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जैसे 0 और -1 के बीच में अगर कोई संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो -1/2 इसके बीच में आ जाएगी। वैसे 0 और 1 को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 1/2 इनके बीच में आ जाएगी। तो 1/2 कहाँ आएगी संख्या, इनके बीच में आ जाएगी यहाँ पर। अगर अपन लोग दूसरे नंबर्स की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मान लो 1/3 या फिर अपन को 2/3 यहाँ पे डिनोट करना है, कहाँ पे आएंगे नंबर लाइन पर, तो सिंपल सी बात है कि ये 0 और 1 के बीच में आएंगे। और अगर बटे में जो संख्या डिनोट करना है उसके बटे में अगर 3 हिस्से हैं, मतलब 3 दिया नंबर, तो 0 से 1 तक के हिस्से को अपन 3 हिस्से में बांट लेंगे। तो 1 2 3 और ऊपर 1 लिखा हुआ है तो पहले वाले स्थान पर 1/3 हो जाएगा। ऐसे 2 लिखा हुआ है दूसरे स्थान पर 2/3 हो जाएगा। तो ऐसे अपन लोग परिमेय संख्या को डिनोट कर सकते हैं। आगे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो अगर 4 लिखा हुआ है बटे में, तो निश्चित है अपन को 4 हिस्से करने पड़ेंगे। उसको 0 से 1 के बीच में अपन 4 हिस्से कर लिए, 1 2 3 4, तो 1/4 यानी कि एक पहले हिस्से पर 1/4 आ जाएगा, या 2/4 आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। तो ऐसे अपन लोग परिमेय संख्या को नोट कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और निकालने का प्रोसेस ये होता है कि अगर 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, तो उनके बीच की परिमेय संख्या निकल आती है। अगर सिचुएशन ऐसी रहती है, मतलब हर समान रहता है, अगर 2 नंबर जिन परिमेय संख्याओं का अपन को बीच की परिमेय संख्याएं पता करना है और उनके हर समान है, एक जैसे हैं, तो उनमें उनके बीच में मान लो अपन ने 80 परिमेय संख्याएं पता करनी है, तो कैसे निकालते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि जितनी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है उसमें 1 जोड़कर ऊपर नीचे उन संख्याओं में गुणा कर दीजिए। जैसे 80 संख्या निकालनी है तो सी में 1 जोड़कर c+1, तो अपन c+1 का a में गुणा कर दिया, भाग दे दिया। ऐसे b में भी c+1 का गुणा कर दिया और भाग दे दिया। तो इससे क्या जो नंबर्स बन जाते हैं उसमें अपन जानते हैं हर का मान तो एक सा रहेगा, तो ऊपर वाली संख्याओं के हिसाब से उनके बीच के नंबर्स निकल आते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका होता है और इससे अपन लोग बहुत जल्दी से परिमेय संख्याएं पता कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो चैप्टर से कनेक्टेड हैं, जैसे कि -7/19 जो लिखा हुआ है, -7/19 जो लिखा हुआ है, उसका अगर योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसका साइन बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि -7/19 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो 7/19 होगा। ऐसे ही अगर 2/8 का योज्य प्रतिलोम अपन लोग पता करते हैं तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 2/8 होगा, यानी चिन्ह बदल जाता है केवल यहाँ पर। जैसे यहाँ 2/8 का योज्य प्रतिलोम ऋण के 2/8 है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया इस तरह के, सत्यापित कीजिए कि माइनस एक्स का मान x के बराबर होता है जबकि x की वैल्यू 13/17 है। तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। ऐसा अगर हो वैल्यू तो वो क्या x के बराबर ही होगी क्या। तो x का मान 13/17 है, तो पहले अपन ने -x की वैल्यू बना ली,
फिर अपन ने माइनस एक्स की वैल्यू बना दी तो एक और माइनस का मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीपल करके ये प्लस के 13/17 हो गए, और 13/17 ऑलरेडी एक्स की वैल्यू है, इसका मतलब माइनस माइनस एक्स वैल्यू एक्स की ही होती है। तो ये बात यहाँ पे सत्यापित हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं और दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। अपन लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ 13 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो अपन जानते हैं कि ऋण 13 जो है उसको अपन लोग अगर बटे में बदला जाए तो ऋण के 13/1 लिख सकते हैं, जिससे अपन को आसानी से गुणात्मक प्रतिलोम बनाने में आसानी हो जाएगी, यानी कि 1/13 ऋण के हो जाएगा, क्योंकि अपन को जो नंबर दिया जाता है उसे उल्टा करना होता है। ऐसे ही अगर माइनस के 5/8 और ऋण के 3/7 जो दे रखा है मल्टीपल में, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले उसे हल करना पड़ेगा सवाल को, थोड़ा सा उसका मल्टीप्लाई करके अपन लोग हल कर लेंगे। अगर मल्टीपल में 2 नंबर्स दिए गए हैं तो पहले उनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर 5 का ये मतलब हर का हर में गुणा हो जाएगा और अंश का अंश में गुणा हो जाएगा। 5 × 15 हो जाएगा और 8 × 56 हो जाएगा। तो 15/56 का जो गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, 56/15 हो जाएगा। तो इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए पहले नंबर्स को सही करना पड़ता है और फिर बाद में गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। ऐसे यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे दी गई है, लिखा हुआ है कि के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो मतलब इसमें कौन सा गुणधर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो नंबर है ऋण 4/5 × 1 लिखा हुआ है, फिर 1 × ऋण 4/5 लिखा हुआ है। तो अपन देख पा रहे हैं कि इसमें जो इसका 1 का गुणा हो रहा है वो लेफ्ट मतलब क्रम बदल रहा है। देखो यहाँ पे ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, फिर इसमें ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो क्रम का विनिमय हो रहा है। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम यहाँ पे लागू हो रहा है इस वाले व्यंजक में। आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते हैं कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे किस तरह से अपन गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ये 3 नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक ये लिखा हुआ है, एक 5/2 लिखा हुआ है और इनके 3/5 × 1/6। तो अपन देख सकते हैं कि 2 नंबर्स हैं, 2 जगह 2 स्टेप ऐसे हैं, 2 पद ऐसे हैं, ये वाला पद पहला और ये तीसरा वाला पद, इसमें कुछ वैल्यू कॉमन आने वाली वैल्यू दिख रही है 3/5। तो इनको पास में लिख लिया अपन ने। फिर पास में लिखने के बाद अपन देख सकते हैं कि इसमें ये जो वैल्यू है 3/5 ये दूसरे स्थान पर है, इससे पहले स्थान पर, तो इनको क्रम का विनिमय कर लेते हैं। तो फिर क्रम विनिमय नियम लगा दिया तो ये वैल्यू यहाँ पे बदल गई, मतलब ये 3/5 आगे आ गया और इनके 2/3 पीछे आ गया। अब इन दोनों में से साफ साफ अपन को दिख रहा है कि 3/5 दोनों संख्याओं में से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन जब आएगा तो अंदर 2/3 बचेगा और माइनस यहाँ इनके 1/6 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि अब क्या होगा। इसके बाद अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विलोम एक वितरण नियम काम कर रहा है, उल्टा वितरण नियम अपन ने यहाँ पे यूज़ किया है, दिख रहा है। मतलब अपन लोग पहले इसको फैलाते हैं, लेकिन फैला हुआ था उसे अपन लोगों ने वापस बाहर निकाला है, तो इस कंडीशन इसे वाम वितरण नियम कहेंगे, लेकिन ये विलोम है तो विलोम वाम वितरण नियम कहेंगे, वाम तरफ से निकला है, उल्टा लगा है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा और 3 का जब 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूनी 4 और इनका 1, यानी ऋण के 5/6 आ जाएगा। ये 3 से कट भी जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये सॉल्व होकर यहाँ पे ऋण के 1/2 आ जाएगा और 5/2। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग तो एलसीएम तो 2 ही आएगा यहाँ पर, तो 5 में से 1 चला जाएगा, यानी 4 बचेंगे, 4/2 यानी कि 2 दूनी 4 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल को अपन लोग सॉल्व कर लेंगे और जो भी इसमें ऑपरेशन काम कर रही है वो ऑपरेशन अपन लोग यहाँ लगाएंगे, जो भी नियम लग रहा है वो लगाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसी परिमेय संख्या, कोई क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो निश्चित है वो 0 है, तो 0 का व्युत्क्रम 0 ही होता है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं तो वो -1 का व्युत्क्रम -1 होगा, क्योंकि -1 का -1 गुणा करने पर बना जाता है और 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। तो इस तरह से ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके व्युत्क्रम खुद के बराबर ही होते हैं। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है तो अपन जानता है कि परिमेय संख्या 0 परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका अपन लोग वो निकालेंगे, प्रतिलोम निकालेंगे, अगर ऋणात्मक मान निकालेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। चलिए आगे बात देखते हैं। अपन खाली स्थान कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम करेंगे 1/0 आएगा और 1/0 परिभाषित नहीं होता है, इसका मतलब शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम है, तो अपन जान सकते हैं कौन कौन सी संख्याएं रहती हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम रहती हैं। एक तो 1 रहता है और एक -1 रहता है, जिसमें 1 और -1 भरा होगा। -5 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा ऋण के, ये इसका व्युत्क्रम होगा। 1/x का व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो x हो जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक परिमेय संख्या ही होती है। तो इस तरह से अपन लोग ये खाली स्थान यहाँ पे भर देंगे ये। अब आगे एक बात आती है, यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऋण के 5/6 और 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो
तो जब ज़्यादा परिमेय संख्याएं अपन को याद करनी होती है तो जो प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। उसके लिए शॉर्ट तरीका अपन को अपनाना होता है, और इसके लिए शॉर्ट तरीका क्या होता है, उसके लिए अपन को इन दोनों नंबर्स को ऐसी संख्याओं में बदलना होता है जिनके हर के मान समान हो जाएं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए 6 और 8 का अपन को एलसीएम लेना होगा। 6 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, तो यहाँ पे निश्चित है हर में अपन को 24 करना पड़ेगा। तो हर में 24 कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि 6 में 4 का गुणा करने पर 24 बन सकता है। तो 4 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो ये देखो, फिर यहाँ 8 कैसे 24 बनेगा, 8 में अपन लोग 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 24 बन जाएगा। तो यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा बटे 24, और ये 5 दिया 15 बटे 8 दिया 24 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकता है इनके बीच में अपन लोग 10 परिमेय संख्याएं आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है और ये प्लस की संख्या है। तो यहाँ माइनस के 19 बटे 24 आ जाएगा, माइनस के 18 बटे 24 आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर यहाँ पे बन जाएंगे, उनमें से अपन लोग केवल 10 नंबर ले लेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया से आसानी से अपन लोग निकाल सकते हैं, आसानी से अपन लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं और निकाल सकते हैं उनके बीच की परिमेय संख्या। तो ये प्रोसेस ज़्यादा ईजी पड़ता है। अब यहाँ पे 7/4 को संख्या रेखा पर डिनोट करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि 7/4 है वो एक कह सकते हैं अपन लोग विषम भिन्न है, यानी हर का मान जब बड़ा छोटा होता है, अंश का मान बड़ा होता है, तो एक ये विषम भिन्न होती है, और विषम भिन्न को अपन को एक मिश्र भिन्न में बदलना होता है, तभी उसे अपन संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। तो 7/4 है, जब 7 में 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी 1 से 3/4 इसको अपन लोग सही बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों बदलना पड़ता है संख्या रेखा पर, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर डिनोट करने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे ये साफ साफ दिए, यहाँ वैल्यू दिख रही है कि 1 के बाद आएगी, ये है ना, 1 के बाद की वैल्यू है, और 3/4 लिखा हुआ है, मतलब 1 के बाद की वैल्यू है। तो यहाँ 1/2 जो 1 और 2 के बीच में जो संख्या रेखा होती है उसके बीच में ये नंबर आएगा, ये अपन मतलब 1 के बाद आएगा, ये अपन को दिख जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो बटे वाली वैल्यू है वो 3/4 है, तो बटे में कितना है 4, तो 1 से 2 के बीच के जो हिस्से हैं उसके 4 हिस्से कर लिए, 1 2 3 4 4 हिस्से कर लिए, जितने भी यहाँ बटे में रहता है उतने हिस्से करने पड़ते हैं, 4 हिस्से यहाँ पे कर लिए हैं, और 3 ऊपर लिखा हुआ है, 3 गिन लेंगे यहाँ से 1 2 3, तो ये वैल्यू जो है 7/4 हो जाएगी, क्योंकि बन के बाद तो है ये वाली, तो ये 7/4 की वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे आएगी। तो ऐसे अपन लोग बटे वाली संख्याओं को डिनोट कर सकते हैं संख्या रेखा पर। अगला नंबर है जैसे -5/6 को संख्या रेखा पर बताना है, तो -5/6 ऑलरेडी एक सम भिन्न है, भिन्न नहीं कह सकते अपन लोग, सम परिमेय संख्या है यहाँ पे। तो ऋण के 5/6 लिखा हुआ है, तो ऊपर वैल्यू छोटी है, तो निश्चित है ये वैल्यू ऋण 1 और 0 के बीच में आएगी। तो यहाँ बटे में कितना 6 लिखा हुआ है, तो 0 और ऋण 1 को आपको 6 पार्ट्स में बदलना पड़ेगा, 6 हिस्से करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो अपन 6 यहाँ टुकड़े इसके कर दिए हैं। ऊपर कितना लिखा हुआ है 5, तो अपन 0 साइड से लेफ्ट साइड चलना प्रारंभ करेंगे, कितने गिनेंगे 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू जो है -5/6 यहाँ पे डिनोट संख्या रेखा पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं अपन लोग एक 5 परिमेय संख्या यहाँ पे पता करना, 1/4 और 1/2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं अपन को निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि पहले हर को अपन को एक सा करना पड़ेगा, हर को अपन समान कर लेंगे तो ये संख्या की परिमेय संख्याएं बीच में निकालना आसान हो जाता है। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ 1/4 ये तो पहले से ही 4 बना हुआ है हर में, यहाँ पे 4 करने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 1/4 यहाँ हो जाएगा और ये 2/4 हो जाएगा। लेकिन अपन को निकालनी संख्याएं इसमें 5 हैं और 5 संख्याएं इनके बीच में नहीं आ रही हैं, अपन को दिख रही हैं। 1/4 और 2/4 के बीच में 5 संख्याएं निकालना मुश्किल है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से अपन ने कोई नंबर ले लिया और जब सेम यहाँ वैल्यू हो गई तो आपको कितनी 5 निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे 5 से एक ज़्यादा नंबर लेंगे, मतलब 6, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो अपन देख रहे हैं 6 का यहाँ गुणा करेंगे, ये तरीका होता है जितनी संख्या निकालनी उससे एक संख्या बढ़ाकर ऊपर नीचे गुणा कर दो। लेकिन ऐसा तभी करते हैं तब हर का मान दोनों नंबर्स में समान हो, एक सा हो। तो ये 6/24 हो जाएगा, ये 12/24 हो जाएगा, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी आसानी से। तो इस तरह से ये संख्याएं अपन लोग निकाल सकते हैं और ये प्रोसेस इजी पड़ता है, जल्दी से वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी जो 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी परिमेय संख्या तो अपन लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत सभी आते हैं, पूर्ण प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और पूर्णांक भी आते हैं। तो 2 से छोटी संख्याएं यहाँ पर लोग संख्या रेखा पर देख सकते हैं। 2 से छोटी संख्याएं बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन चाहिए अपन केवल 5। तो ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ये सभी नंबर्स परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको सबको बटे वाले फॉर्म में बदल सकते हैं। ऐसी -2 से बड़ी 5 संख्याएं लिखना है अपन को परिमेय, तो -2 से बड़ी संख्याएं आप संख्या रेखा पर बना लीजिए। और इजीली अपन को दिख रहा है
कि अपन लोग उनसे बड़ी संख्याएं -1, 0, 1, 2 और 3 ये होंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर डिनोट यहाँ पे करना है। तो सिंपल सी बात है कि अपन को पहले सभी वैल्यूज अपन देख सकते हैं कि ये छोटी हैं, 0 और ऋण 1 के बीच की वैल्यूज हैं सभी, क्योंकि हर का मान जब बड़ा होता है तो वो निश्चित है कि 0 और 1 के बीच में ही रहता है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो -1 और 0 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे 11 पार्ट्स करने पड़ेंगे, -1 और 0 के बीच में आपको 11 पार्ट्स करने पड़ेंगे बराबर बराबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी इनको डिनोट करना है तो यहाँ से अपन स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से गिनना चालू करेंगे। -2/11 लिखना है तो यहाँ पे 2 कहाँ आएंगे, 1 और 1 2, यहाँ पे -2/11 आ जाएंगे। फिर 5 चाहिए, 2, 3, 4, 5, तो 5/11 यहाँ पे आ जाएगा ऋण का। फिर चाहिए 9, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे -9/11 आ जाएगा। तो ऐसे अपन लोग संख्या रेखा पर इन नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं इजीली फॉर्म में। अब यहाँ पे एक नंबर आया है कि -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि पहले हर को एक सा करना पड़ेगा, और 5 और 2 का लघुत्तम 10 होता है, इसका मतलब हर में अपन को 10 बनाना पड़ेगा। 10 कैसे बनेगा, 2 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे यहाँ 10 बन जाएगा, 5 का गुणा इसमें कर देंगे ऊपर नीचे यहाँ 10 बन जाएगा। तो इनके 4/10 और 5/10 हो जाएगा। यहाँ 10 अपन को परिमेय संख्या निकालनी है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इनके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे तो 10 तो निकाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन -3/10 आएगा, मतलब इसमें बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना थोड़ा दिक्कत वाली बात रहेगी। तो इसलिए अपन लोगों ने इनकी जो वैल्यूज़ दी उसको किसी नंबर से गुणा करके बढ़ा दी। तो अपन सबसे छोटा नंबर 2 ही होता है, तो 2 का अपन लोग गुणा यहाँ पे कर दिया है, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये ऋण के 8/20 हो जाएगा और धन के 10/20 हो जाएगा। तो ऋण 8/20 और 10/20 के बीच में अब 10 संख्याएं आसानी से अपन लोग निकाल सकते हैं। -7/20, -6/20, ऐसे ही चलती रहेंगी संख्याएं, तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी पड़ता है और इससे अपन लोग बीच की परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। एक ये वाला प्रोसेस है, मतलब कम संख्याएं निकालनी हो तो इससे भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 1/4 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी है तो सिंपल सी बात है, इनको जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे 3/4 बन जाएगा, गुणा करने पर ये 3/8 बन जाएगा, यानी कि 1/4 और 1/2 के बीच की 3/8 परिमेय संख्या है। तो जब कम संख्या निकालना हो तो इस प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा संख्या निकालना हो तो इस प्रोसेस को करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए जो ऊपर वाला प्रोसेस है पहले बताया है वही प्रोसेस सही रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो NCERT का जो मैथ है उसका जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, उसमें जो खास क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं और किस तरह अपन लोग उनके नियम उनमें लगाते हैं ये आपने देखा और समझा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।